चलिए, गुड इवनिंग सभी के लिए। कैसे हो आप लोग, एक बार कमेंट करके बता दो भाई, बढ़िया हो? चलिए, थोड़ा सा वेट करेंगे बिकॉज अभी नोटिफिकेशन भी नहीं गया है, इसका हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। चलिए, गुड इवनिंग सभी के लिए बच्चों, बढ़िया हो आप लोग? एक बार कमेंट कर दो कि सर बढ़िया है, फिर मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा बिना देरी के। ठीक है, टाइम को वेस्ट नहीं करने का, टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। ठीक है, तो इससे जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, आई थिंक हमारे कुछ बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको भाई बता देते हैं। तो हमने चालकताओं के बारे में डिस्कस किया था, मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये सारी चालकताएं इससे पहले वाले लेक्चर में आप सभी को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। जो बच्चे हमारे रेगुलर हैं उन सभी को पता होगा, जो भाई रेगुलर हैं, ईद के चांद हैं, उनको नहीं पता होगा भाई। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले बेटा, तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से। इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कल पढ़ेंगे, ननसठ समीकरण पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आज के सेशन में ख़त्म करेंगे, बट सभी को समझ तभी आएंगे जब आप लोग लास्ट तक जुड़े रहोगे। ठीक है बच्चा, चलिए तो सेशन को स्टार्ट किया जाए। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, फिर क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, फिर क्या पढ़ेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर हम इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, जिसको हम कहते हैं ननसठ समीकरण। तो ये सारे टॉपिक्स और भी बहुत सारी चीजें रहेंगी, टेंशन ना लो, बस लास्ट तक जुड़े रहना, छोड़ के मत जाना। चलिए, तो सभी बच्चे सबसे पहले हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोड, इंग्लिश में भी इसको इलेक्ट्रोड ही कहते हैं। देखो फिजिक्स में थोड़ा बहुत आप लोगों को इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ा होएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। कुछ को पता होगा, सभी को तो नहीं पता होगा, मुझे पता है भाई। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रोड होता क्या है बच्चा पार्टी? यहां पर मैं दो विलयन बना दे रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही प्यार से डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। ये दो पात्र हैं, इसमें हमने ले रखी है कॉपर धातु की छड़, ये क्या है? कॉपर धातु की छड़ है। और इस वाले विलयन में हमने ले रखी है जिंक धातु की छड़। कॉपर धातु की छड़ को, ये जो विलयन हमने नीचे दिखा रखा है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। किसका विलयन है ये? कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये किसका विलयन है बच्चों? CuSO4 का विलयन है। और जो जिंक धातु की छड़ आप लोग देख रहे हो, इसको हमने जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया है। किसमें डुबोया है इसको हमने? जिंक सल्फेट के विलयन में। तो यहां पर थ्योरी क्या कहती है? जब किसी धातु की छड़ को, आप उसको प्लेट भी कह सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो क्या होता है? धातु की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब आप कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोयोगे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और विलयन में उसके अपोजिट चार्ज आ जाता है। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है, कॉपर धातु की छड़ अगर आपकी नेगेटिव हो रही है, तो भाई जो विलयन है वो कैसा होगा? वो विपरीत आवेश उत्पन्न होगा, तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज वाला। और जब हम जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, तो जिंक धातु की छड़ कैसी हो जाती है? धनावेशित, और विलयन कैसा हो जाएगा? इसके सापेक्ष ऋणावेशित। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। तो थ्योरी क्या कहती है? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है या रखा जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हो, डुबोया जाता है या रखा जाता है, तो धातु की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है, तथा विलयन में विपरीत आवेश। अगर यहां पर अगर आपकी धातु की छड़ अगर ये नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है, तो विलयन में भाई इसका अपोजिट होगा। यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर पॉजिटिव है, तो यहां पर नेगेटिव है। यही हमको थ्योरी में लिखना है। जब किसी धातु की छड़, ब्रैकेट में आप लोग लिख लो प्लेट,
जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में, किसी लवण के विलयन में रखा जाता है, ठीक है। तो आप कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख रहे हो और यहां पर जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में रखा जा रहा है। तो उसी धातु का विलयन है या नहीं है, सभी बच्चे कमेंट करो भाई। उसी धातु का विलयन है। जो धातु आपने ले रखी है, अगर यहां पर कॉपर ले रखी है तो हमने कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा है, और यहां पर अगर हमने जिंक धातु की छड़ ले रखी है तो हमने इसको जिंक सल्फेट के विलयन में रखा है। तो यही तो मैंने ऊपर बोला है। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है भाई। रखा जाता है तो धातु की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन में कैसा होगा, जल्दी से बताओ भाई। तथा विलयन में, तथा जो हमारा विलयन है, ठीक है, तथा विलयन में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो धातु की छड़ें आपको दिखाई दे रही हैं, या फिर आप इनको प्लेटें कह सकते हो जाता है। तो ऐसी छड़ को क्या कहते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। तो ऐसी छड़ कह सकते हो या फिर आप प्लेट कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसी छड़ या प्लेट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो जो मैंने बराबर में बना रखा है। यहां पर मैंने दो धातु की छड़ें ले रखी हैं, एक हमारे पास कॉपर धातु की छड़ है और दूसरी हमारे पास जिंक धातु की छड़ है। तो जब हमने कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया तो कॉपर की छड़ पर कैसा चार्ज आ गया, ऋणावेशित। और ये सब कुछ ऋणावेशित या धनावेशित क्यों उत्पन्न हो रहा है, अगर आपने गलती से पढ़ रखी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आगे जाके डिस्कस कराऊंगा, टेंशन ना लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें अगर आप देखोगे तो जो जिंक धातु की छड़ है ना, वो कॉपर धातु से ऊपर है, ठीक है। तो ये ज्यादा अपचायक होती है। वो सारी चीजें धीरे धीरे करके समझ आएंगी जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपको जो समझना है वो क्या समझना है कि जब हम किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में रखते हैं तो धातु की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा विलयन में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर यहां पर आप देखोगे तो कैसा चार्ज है, नेगेटिव। यहां पर देखोगे तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव। तो विलयन हमारा ऋणावेशित हो गया। यहां पर नेगेटिव था, इधर क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तो विपरीत आवेश हमारा विलयन में उत्पन्न होने वाला है। तो जब किसी धातु की छड़ को या फिर हम प्लेट को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में रखते हैं तो धातु की छड़ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, जैसा आप दोनों डायग्राम्स में देख रहे हो। और विलयन में कैसा आवेश उत्पन्न होगा, छड़ पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसके विपरीत। तो ऐसी छड़ या फिर प्लेट को बच्चों क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। यहां तक मेरे को नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत या परेशानी होना चाहिए भाई। जल्दी से बताओ सभी को ये क्लियर है, क्योंकि ये टॉपिक भाई इंपॉर्टेंट है। फिर मत कहना कि सर इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, सर इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। अब देखो यहां पर 2 पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे 2 पॉइंट, जब कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। यह पहले पॉइंट में लिख लेना। यहां पर क्या लिखोगे, जब जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो जिंक धातु की छड़ कैसी हो जाती है, धनावेशित। कैसी हो रही है बच्चों, धनावेशित। ये दोनों जो मैंने पॉइंट्स लिखाए हैं यहां पर आप लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या, लिख लेना भाई, ज्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए। रटने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। सारी चीजें बहुत इजी हैं, ठीक है बच्चा। तो अगर आपसे कोई इलेक्ट्रोड पूछेगा तो आई थिंक सभी बच्चे बता सकते हो, ठीक है। आपने अगर सेल वाला पोर्शन पढ़ रखा है
ठीक है, तो वहां पर आपको एक्सप्लेन किया जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, और ये हम नीचे क्या भरा होता है, कोई वैद्युत अपघट्य जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। तो ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड भी आपके दो प्रकार के होते हैं भाई, आप सभी को याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड भी कहते हैं, दूसरा होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड भी कहा जाता है। अब एनोड क्या होता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, और जिसमें विद्युत धारा प्रवेश करेगी वो कैथोड है, जिससे विद्युत धारा निकलेगी वो हमारा एनोड होता है। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इलेक्ट्रोड निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से दो प्रकार हैं, नंबर एक धनात्मक इलेक्ट्रोड, या फिर इसको क्या कहते हैं, एनोड, और नंबर दो क्या है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, या फिर इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कैथोड। ठीक है, तो एनोड क्या होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड क्या होता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिसमें से विद्युत धारा, जिससे विद्युत धारा जा रही है, धारा का डायरेक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, जिसमें जा रही है वो कैथोड, जिससे जा रही है इलेक्ट्रिक करंट वो एनोड होता है। चीज छोटी सी बात आप सभी को याद रखनी है। तो अगर आपसे कोई पूछता है भाई इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आसानी से उसको बता सकते हो कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं भाई। एक होता है हमारा धनात्मक इलेक्ट्रोड, या फिर इसको एनोड कहते हैं। एक होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, या फिर जिसको कैथोड कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं वो हमने आपको ऊपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। मेरे को नहीं लगता कि यहां तक हमारे किसी भी बच्चे को कोई परेशानी होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स आप ये जो दो डायग्राम मैंने दिखा रखे हैं आप इनसे एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हो। जो दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे यहां पर वो भी आप लिख सकते हो कि जब कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है या डुबोया जाता है तो कॉपर धातु की छड़ पर ऋणावेश आ जाता है। तो कॉपर धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष कैसी हो जाती है, ऋणावेशित। और जब जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में रखा जाता है या डुबोया जाता है तो जिंक धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष कैसी हो जाती है बच्चों, धनावेशित। और आपसे अगर पूछे कि इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धनात्मक इलेक्ट्रोड या फिर जिसको एनोड कहते हैं, नंबर दो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड या फिर जिसको कैथोड कहा जाता है। यहां तक अगर आप सभी बच्चों को क्लियर है तो मेरे को एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर हमको यहां तक सब कुछ क्लियर है। सभी बच्चे कमेंट करिए भाई जितने भी लाइव हो। बहुत कम बच्चे लाइव हैं, फिर आप ब्लेम मुझे करते हो कि सर आप क्लास रेगुलर नहीं लेते हो। कभी खुद के आईने में भी झांक लिया करो कि आप लोग जो करते हो क्या वो सही है। इतने कम बच्चे लाइव हैं बताइए। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दो भाई। इतने कम बच्चों में थोड़ा सा अंदर से अच्छा वाला वाइब नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसी क्लास में अगर 100-150 बच्चे लाइव ना हो तो भाई बेकार है फिर पढ़ाना, सच्ची बता रहा हूँ। सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करें भाई। अगर इलेक्ट्रोड्स के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इलेक्ट्रोड को डिफाइन कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे भाई। जल्दी से करिए, इतना टाइम वेस्ट मत करिए, इतना टाइम नहीं होता है। ओके, यस सर क्लियर है। रिकी मौर्य, मनीष, मानसी पटेल, सुनील सैनी गुड इवनिंग। रोशनी जायसवाल क्लियर है सर जी। खुशी जी सर क्लियर है। सपना पटेल चलिए 90+। राजेश कुमार उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, टेंशन ना लो। फिलहाल तो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कर लो आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना उन्हीं को अच्छे से पढ़ते जाओ। 90+ का जितना चाहते उतना स्कोर हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी मेहनत, बस वो चाहिए भाई, जो कि आप लोग करना नहीं चाहते हो मुझे पता है। आप सोचते हो कि बिना कुछ करे हमें सब कुछ मिल जाए, तो बेटा इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि आपको बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाए भाई। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। चलिए पहला पॉइंट हमारा क्लियर है, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं सारा हमने डिफाइन कर लिया है। अगली जो हेडिंग है सभी बच्चे डाल लीजिए, इलेक्ट्रोड विभव। अगर आपने इलेक्ट्रोड को समझ लिया तो उसी के आधार पर ये डेफिनेशन है हमारी, और अगली वाली भी इसी के आधार पर रहेगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं।
तो जब किसी धातु को या धातु की छड़ को, भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो जब किसी धातु की छड़ को, धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में, किसी, अभी जो मैंने बताया था, कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट में डुबोया, जिंक को हमने जिंक सल्फेट में डुबोया, तो उसी धातु का विलयन है, ठीक है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है या रखा जाता है, वो आपको डिपेंड करता है कि आप वहां पर क्या लिख रहे हो, ठीक है। डुबोया जाता है, डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य, धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा। एक चीज बताओ यार, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, विलयन उसके सापेक्ष अपोजिट चार्ज वाला है। अगर धातु की छड़ आपकी पॉजिटिव चार्ज वाली है तो विलयन कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज वाला। आप सभी जानते हो भाई, पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहां पर विभवांतर उत्पन्न होने वाला है। क्या उत्पन्न होने वाला? विभवांतर उत्पन्न होने वाला है। तो जब हमने किसी, मान के चलिए ये हमारे पास कोई धातु की छड़ है, ये मेरे चश्मे का वैसे बॉक्स है, मान के चलिए इसमें विलयन भरा हुआ है भाई। हमने क्या किया, इस धातु की छड़ को, ये जिंक की या कॉपर की हमको नहीं पता भाई, कोई भी धातु की छड़ हो सकती है, हमने इसको इसमें डुबोया। अब जब हम इस धातु की छड़ को इस विलयन में डुबोएंगे, उसी धातु का विलयन होना चाहिए। अगर आपने कॉपर धातु की छड़ ले रखी है तो कॉपर सल्फेट होना चाहिए, जिंक धातु की छड़ ले रखी है तो जिंक सल्फेट का विलयन होना चाहिए, उसी धातु का लवण का विलयन होना चाहिए। तो जब आपने इस धातु की छड़ को इसमें डुबोया तो इस धातु की छड़ पर क्या उत्पन्न होने वाला है? अभी हमने इलेक्ट्रोड में क्या डिफाइन किया था? आवेश। इस पर आवेश उत्पन्न होगा, और जो विलयन जिसमें आप इसको डुबो रहे हो उस पर इसके अपोजिट चार्ज उत्पन्न होगा। अगर इस पर पॉजिटिव है तो विलयन में नेगेटिव होगा। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला है? दोनों के बीच, इस छड़ के बीच और इस विलयन के बीच क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। तो जितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसी को हमने यहां पर नाम क्या दिया है? इलेक्ट्रोड विभव। क्या नाम दिया बच्चों? इलेक्ट्रोड विभव। तो मैंने भी तो यही बोला कि जब हम किसी धातु की छड़ को, आप यहां पर जिंक की बनाना चाहते हो, वो हमारा यहां पर मैटर नहीं करता है। मान के चलिए मैंने यहां पर कॉपर धातु की छड़ें ले रखी है और हमने ये कॉपर सल्फेट का विलयन यहां पर ले लिया, ठीक है। अब आप सभी जानते हो कि जब हम कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कॉपर धातु की छड़ कैसी हो जाती है? ऋणावेशित। और जो विलयन है वो इस छड़ के सापेक्ष कैसा होगा? धनावेशित। तो भाई एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर। क्या उत्पन्न होता है बच्चों? विभवांतर। तो जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसी को यहां पर नाम दिया गया है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसको नाम क्या दे दिया हमने यहां पर? इलेक्ट्रोड विभव। तो मैंने भी तो यही बोला, मैंने कुछ नया बोला कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है या रखा जाता है तो धातु और विलयन के मध्य क्या उत्पन्न होगा? विभवांतर। तो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो वो भी लिख दो भाई, इलेक्ट्रोड ई, ठीक है। तो इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे वोल्ट में मापा जाता है, ठीक है ना। वोल्ट विभव जानते हो ना सभी बच्चे, किस में मापते हैं? अगर आपने फिजिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वोल्ट में मापा जाता है। अब ये मत कहना सर हमको नहीं पता, सर हमने पढ़ा नहीं है। भाई गलती किसकी? मेरी है क्या? आप नहीं पढ़ोगे तो गलती तो आपका है ना। इसे वोल्ट में मापा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक सभी बच्चे इसको बना सकते हैं डेफिनेशन को। मेरे को नहीं पता कि आपको ये रटना पड़ेगा या नहीं। बहुत सिंपल सा बेसिक सा रूल है भाई। ये कॉपर या फिर कोई भी धातु की छड़ हो सकती है। अगर आप उस धातु की छड़ को अगर उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोओगे तो वो धातु की छड़ पर आवेश उत्पन्न होने वाला है।
और जो आवेश आपका उत्पन्न हो रहा है उसके अपोजिट आवेश उस विलयन में उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, धातु की छड़ और विलयन इनके बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और जितना विभवांतर उत्पन्न होगा, जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको हमने यहां पर नाम क्या दिया है भाई, इलेक्ट्रोड विभव का नाम दिया है। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ई से करते हैं। किस में मापा जाता है, तो वोल्ट में इसे मापा जाता है। जल्दी से बता दो, अगर आपने इलेक्ट्रोड को पढ़ लिया तो क्या इसको बनाने में आपको दिक्कत होना चाहिए भाई? बोलो नो सर, हम बहुत अच्छे से बना लेंगे सर, इतना इजी आपने बता दिया, अब भी रटना पड़ेगा सर, फिर क्या फायदा आपका पढ़ाने का। ऐसे बोल दिया थोड़ा अच्छा लगता है जब आप ऐसे बोल देते हो तो, ठीक है भाई। क्लियर है यहां तक सभी को? अब देखो ये है ना, जो इलेक्ट्रोड विभव है कुछ कारकों पर निर्भर करता है, तो यहां लिख लो इलेक्ट्रोड विभव किन किन पर निर्भर करता है, किस चीज का असर पड़ेगा भाई? तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किन किन चीजों का इफेक्ट इलेक्ट्रोड विभव पर पड़ सकता है। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, तो भाई जो विलयन आपने ले रखा उसकी सांद्रता इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाली है। सबसे पहले क्या है, सांद्रता। विलयन की जो आपने ले रखी है ना सांद्रता, नंबर 1 विलयन की सांद्रता। अगर आपने जो भी विलयन कॉपर सल्फेट का ले रखा है, जिंक सल्फेट का ले रखा है, किसी दूसरी मेटल का विलयन आपने ले रखा है, अगर आपने उसकी सांद्रता को बढ़ाया, क्या किया, उसकी सांद्रता को बढ़ाया, तो बेटा इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखना सभी। तो यहां क्यों कम होगा वो बता दूंगा अभी। विलयन के सांद्रण में वृद्धि करने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाता है। अब देखो आपने जो भी विलयन ले रखा है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आपने उसकी सांद्रता को बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन पहले कैसा था, कम था, लेकिन यहां पर आपने क्या किया, उसकी सांद्रता जो भी ले रखी है विलयन की उसको आपने इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया भाई, इंक्रीज कर दिया। अब देखो विभवांतर कब उत्पन्न होता है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो इलेक्ट्रॉनों के आवागमन से हमारा विभवांतर उत्पन्न होता है। अब जब सांद्रता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ा दिक्कत तो होएगा यार, सांद्रता बढ़ा दी है, अब दिक्कत होएगा तो इसका मतलब क्या है कि विभव कम होने वाला है, वो स्लोली होएगा तो विभव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने जो विलयन ले रखा है अगर उसकी सांद्रता को बढ़ाया जा रहा है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को सभी बच्चे याद रखना, ये पहला पॉइंट है जिसका इफेक्ट इलेक्ट्रोड विभव पर पड़ने वाला है। ठीक है, दूसरा रहता है ताप, टेम्परेचर का भी इफेक्ट भाई इलेक्ट्रोड विभव पर पड़ने वाला है। तो ताप बढ़ाने पर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का जो मान है ना बच्चा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होगा, देखो जो भी सॉल्यूशन आपने ले रखा है आप उसे हीट कर रहे हो, आप उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, उसको गति दे रहे हो भाई, विलयन को क्या मिल रहा है, गति। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, तो उसमें जो रासायनिक क्रिया हो रही है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो भी तो इंक्रीज होने वाली है भाई। अब आपने विलयन को हीट किया, टेम्परेचर आपने बढ़ाया, अब सेम प्रोसेस पर तो रिएक्शन होगी नहीं, अब उसकी जो अभिक्रिया की दर है वो भी तो इंक्रीज होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है जिस पर जो इफेक्ट डालेगा। तीसरा है धातु की प्रकृति, जो आपने मेटल डाल रहे हो भाई विलयन के अंदर वो कैसी है, सुचालक है या बहुत ज्यादा सुचालक है, उसका इफेक्ट भी इस पर पड़ेगा। ठीक है, याद रखना सभी। तो धातु की प्रकृति, सुचालक धातु है तो सुचालक धातु के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होगा। इलेक्ट्रोड विभव का मान कैसा होगा बच्चा, अधिक होगा। अगर सुचालक क्या होती हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जिनके अंदर तीव्र होती है, जो हमारी
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जो टॉप पर जो धातुएं हैं वो हमारी क्या हैं, सुचालक धातुएं हैं। उनमें से वो क्या करती है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को जल्दी से रिमूव कर देती हैं। तो जितनी भी हमारी सुचालक धातुएं हैं उनका इलेक्ट्रोड विभव भी ज्यादा होगा, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो ये तीन चीजें हैं, और भी चीजें हो सकती है बट ये इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं, तीन फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोड विभव को इफेक्ट करेंगे। पहला क्या है, विलयन की सांद्रता, दूसरा क्या है टेम्परेचर, तीसरा क्या है धातु की प्रकृति। अगर मैं यहां पर सोडियम मेटल ले रहा हूं तो सोडियम क्या है भाई, एक सुचालक धातु है, अपने अंदर से जल्दी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव का मान बढ़ जाएगा। और आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। कल संडे है, कल तो मैराथन करेंगे, वी विल ट्राई कि मैराथन आपका आ जाए, आपका एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर का, ठीक है। तो ये तीन कारक हैं जो इफेक्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोड विभव को। तो ये वाली जो डेफिनेशन है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो जो हमने इलेक्ट्रोड पढ़ाया था लगभग उसी के आधार पर है। इलेक्ट्रोड विभव को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे तो वो मैंने आपको बता दिया। विलयन की सांद्रता है, अगर हमने विलयन जो ले रखा है अगर उसकी सांद्रता को बढ़ाया तो ऐसा करने पर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोड विभव का मान कम हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रोड विभव का मान भी बढ़ जाएगा। धातु की प्रकृति, सुचालक धातु है तो उसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा होने वाला है। तो ये तीन फैक्टर्स आप सभी बच्चे याद रखना, बिल्कुल भी इनको भूलना मत। सर की बेटी रो रही है, सैयद कासिफ अली, हाँ थोड़ा रो रही थी वो, वैसे माइक से आवाज जाती नहीं है कासिफ, तुम्हारे कान ज्यादा तेज है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है भाई, ठीक है। वैसे इस माइक से बहुत ही कम आवाज जाता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया बच्चे पढ़ी, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड और नॉन-सर्ट समीकरण, सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इस नंबर पर जल्दी से कांटेक्ट कर लो कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पढ़ा हमने, अब इलेक्ट्रोड विभव चल रहा है और ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है? ज्यादा है तो चुप कर आओ जाकर, बेटी रो रही है आकांक्षा। अरे भाई वो अपनी मम्मी के पास है इस टाइम, ठीक है, अभी नहीं रो रही है, अभी ठीक है। वो थोड़ा रोना भी चाहिए बच्चे को, पता है, ज़्यादा प्यार से रखोगे तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत रो लेगी अच्छा रहेगा, उसका गला वाला थोड़ा सा साफ हो जाएगा, ओके। चलिए साइलेंट हो जाओ भाई सभी बच्चे, पहले जो मैंने पूछा है उसका आंसर कमेंट करो। फालतू की चीज़ों पर आप लोग बहुत फोकस करते हो भाई, गलत बात है। जल्दी से बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई? सच्ची में है? क्या हुआ भाई, कैसे रो रहे हो, मतलब कैसे लड़ रहे हो तुम लोग, ये बताओ, कैसे लड़ने लग जाते हो इतनी जल्दी से आप लोग? ऐसे लड़ा मत करो। और जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं जल्दी से कर दिया करो, कंजूसी मत किया करो भाई, ठीक है। चलिए भाई देख लेना, एक बार इसकी और प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है बच्चा पार्टी वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये क्या होता है भाई, अब देखो मानक शब्द लग जाता है ना तो हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ते हैं भाई। तो जो आपने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा उसमें तो हमने कुछ नहीं बोला था कि ये वो, वहाँ तो हमने सीधी सी डेफिनेशन बनाती थी, बट यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे। अगर आपने 9th 10th 11th कभी पढ़ा हो एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या फिर एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अगर पढ़ा है तो यहाँ पर क्या रहता था, स्टैंडर्ड रहते थे टेम्परेचर और प्रेशर के, ठीक है। एसटीपी और एनटीपी की जब भी बात आ जाती थी तो वहाँ पर स्टैंडर्ड बना दिए जाते थे। सिमिलर बच्चा पार्टी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कुछ स्टैंडर्ड बनने वाले हैं जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। रेडी हो आप लोग तो कमेंट कर दो सर हम रेडी हैं भाई, क्योंकि जो हमने अभी डिस्कस किया वहाँ पर कुछ भी नहीं था। सबसे पहले टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेल्सियस लेना है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, वहां पर ऐसा था कुछ, जल्दी से बताओ भाई, था क्या? नहीं था। किसी धातु की छड़ को, किसी धातु की छड़ को, इतना समझ में आया? ये हमने उसी तरीके से डिस्कस किया, ठीक है। एक मोलर, ये एक और कंडीशन आएगी, एक मोलर धातु आयन सांद्रता वाले, वहां पर सांद्रता फिक्स नहीं थी, धातु आयन सांद्रता वाले
उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य, धातु और किसके बीच बच्चा पार्टी, विलयन के मध्य, ठीक है, धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अगर दोनों डेफिनेशंस को मिलाओगे तो आपको थोड़ा सा ही अंतर देखने को मिलेगा। उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नोट इस टाइप से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे वोल्ट में मापा जाता है। वोल्ट में मापा जाता है। तो बच्चों अभी हमने जो पढ़ा और इसमें अंतर क्या है, यहां पर हम कोई विलयन ले लेते हैं और ये हमारी कोई धातु की छड़ है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी धातु की छड़ यहां पर ले रहे हो। मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि आपने कौन सी धातु की छड़ ले रखी है। मान के चलिए आपने जिंक धातु की छड़ ले रखी है, तो जिंक धातु की छड़ पॉजिटिव हो जाएगी और जो विलयन है वो हमारा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि हमें टेम्परेचर याद रखना है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो जो भी विलयन है, जो भी आप कर रहे हो, ये आपको 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही करना है। और जो विलयन आप ले रहे हो, उस विलयन की जो सांद्रता है वो कितनी होनी चाहिए भाई, 1 मोलर। ये जो विलयन है 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाला होना चाहिए। कितनी सांद्रता होनी चाहिए भाई इसकी, 1 मोलर। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। क्या, अगर मैं इससे पहली वाली डेफिनेशन बात करता हूं तो इसको हटा दो, किसी धातु की छड़ को, इसको हटा दो, इस पूरे को हटा दो। किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यही तो था। लेकिन जब आप बात कर रहे हो मानक इलेक्ट्रोड विभव की, तो यहां पर एक तो आपको टेम्परेचर फिक्स कर देना भाई कि जो भी आप क्रिया कर रहे हो 25 डिग्री सेल्सियस पर होनी चाहिए, और जो विलयन आपने ले रखा है उसकी सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। अगर ये 2 स्टैंडर्ड आपने इसमें ऐड कर दिए तो फिर हम इसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ना कि इलेक्ट्रोड विभव। इस चीज को सभी बच्चे याद रखना। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी धातु की छड़ को 1 मोलर धातु आयन सांद्रता वाले उसी धातु को होना चाहिए, उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, तो ई नोट से। किसमें मापा जाता है, तो वोल्ट में। बताइए क्या ये वाली डेफिनेशन और उससे पिछले वाली डेफिनेशन में अंतर है? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताओ भाई, या आप लोगों को सिमिलर दिख रही हैं भाई? जल्दी से कमेंट करो सभी बच्चे। मेरे को लग रहा है कि आप लोग सिमिलर ही बोलोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 चीज़ों को ऐड किया है। अदरवाइज सारी चीज़ें बिल्कुल वही हैं जो मैंने इससे पहले वाली डेफिनेशन में आप लोगों को लिखाई हैं। 1 मोलर भाई, 1 मोलरता पढ़े हो ना, वही यहाँ पर सांद्रता है। अब ये मत कहना सर कैसे निकालते हैं, मोलरता पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। चलिए भाई एक बार सभी बच्चे कमेंट कर दो, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? अभी देखो कितने कम लाइक्स हैं भाई। सभी बच्चे सुंदर से प्यारे से लाइक करने में कंजूसी मत किया करो बेटा। जल्दी से एक बार लाइक ठोक दो भाई सभी बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी से लाइक करो सभी, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा भाई। कर दिया लाइक भाई सभी ने? नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, कंजूसी ना करो भाई। और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, बेल आइकन दबा लेना, ठीक है? सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर
स्मार्ट स्टडी क्लासेस ही कराने वाला है। अगर आप हमारे साथ तैयारी करते हो तब, नहीं करोगे तो भाई फिर आपका भगवान ही मालिक है, फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए बच्चों। अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो बढ़े आगे। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, अच्छे से पढ़ लो। चलिए अगला हेडिंग डाल लो सभी बच्चे। अरे भाई, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, या इसको बोला जाता है ननसर्ट समीकरण। बोलते हैं इसको ननसर्ट समीकरण, इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चा पार्टी? इसको ननसर्ट समीकरण। तो हमारे पास कोई एक छोटी सी एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है जो मैं यहां पर दिखाने वाला हूं भाई, सही तरह समझना इसको भी। माना कि कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निम्न है, से आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं भाई। कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है, अब वो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया आपकी कोई भी हो सकती है भाई। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया आपकी कोई भी हो सकती है। ये क्या है? कोई मेटल है। क्या है भाई? ये कोई मेटल है। ठीक है, मेटल जानते हो ना, मेटल वेटल के बारे में भाई, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके ऊपर N+ लगा हुआ है और यहां पर इतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। इतने ही क्या है यहां पर? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये रिवर्सिबल रहेगी तो यहां पर आपका M सॉलिड बन जाएगा। तो भाई अगर आप यहां पर 2 ले रहे हो तो यहां पर 2 लेना पड़ेगा, यहां पर 3 ले रहे हो यहां 3 लेना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हमारी कुछ इस टाइप से हो रही है, इस टाइप से जो आप यहां पर देख रहे हो। अगर हम इस अभिक्रिया के लिए ननसर्ट समीकरण बनाएं, जो कि वैज्ञानिक ननसर्ट ने दिया था, इस अभिक्रिया के लिए ननसर्ट समीकरण, ध्यान से समझना, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूं, ये वैज्ञानिक ननसर्ट उन्होंने दे रखा। आपको सर आपने बनाया क्या? अरे मैं कौन हूं यार, एक छोटा मोटा टीचर हूं भाई। ठीक है, तो मैं थोड़ी ना बनाऊंगा। हाँ, कभी इन फ्यूचर कभी इन्वेंशन किया कुछ तो वो बात अलग है, पता नहीं। बट चलिए भाई, क्या होने वाला है यहां पर? तो E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बटे NF log 10 1/mn प्लस, ऐसे करके आप बना देना। ये हमारा ननसर्ट समीकरण है इस इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए। ये जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया हो रही है ना, इसके लिए ये वाला ननसर्ट इक्वेशन है। अगर बोर्ड में आपसे ननसर्ट समीकरण पूछा जाता है तो अगर आप ये लिख के आ जाओगे पूरे नंबर मिल जाएंगे। बट कब? जब आप यहां पर सारी चीजों को बताओगे। जहां E क्या है आपका, आप सभी को पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोड विभव है, जो कि मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था। E0 की अगर मैं बात करता हूं, ये क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है। मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगर मैं यहां पर R की बात करता हूं तो R हमारा क्या है? सार्वत्रिक गैस नियतांक है। सार्वत्रिक गैस नियतांक, जिसकी वैल्यू भी आप लोगों को याद रखनी है, 8.31 जूल प्रति मोल केल्विन। मोल केल्विन। T क्या है? यहां पर हमारा परम ताप है। F क्या है हमारा? यहां पर फैराडे नियतांक है। फैराडे नियतांक जानते हो इसके बारे में? नहीं जानते भाई? फैराडे नियतांक का नाम सुना है पहले या नहीं सुना? सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दो, सर हमने सुन रखा है या नहीं सुन रखा। भाई इसकी वैल्यू भी याद रखना, 96,500 कूलाम। और Mn प्लस क्या है? धातु आयन सांद्रता है या नहीं है भाई? ठीक है ना। और अगर मैं N की बात करता हूं तो अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और Mn प्लस क्या है? धातु आयन सांद्रता है, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगा रखा है। तो ये क्या है? धातु आयन सांद्रता।
तो अगर आपसे नंसर्ड इक्वेशन पूछा जाता है ना, तो आपको सारी चीजें लिखना पड़ेगा। ये तो आप लिखोगे भाई, बट इसमें सारी चीजें क्या हैं, ई क्या है, ई नोट क्या है, आर क्या है, टी क्या है, एफ क्या है, एम एन प्लस क्या है, वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। तब जाकर जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। ओके, सभी बच्चे याद रखना। तो कोई इलेक्ट्रोड अभिक्रिया कुछ इस टाइप से हो रही है, तो इस अभिक्रिया के लिए नंसर्ड इक्वेशन हमारा ये होने वाला है। ओके, क्लियर है। अब हम इसमें थोड़ा सा और बदलाव करेंगे भाई। राज सिंह, सिस्टम को गोली मार दो भाई, नहीं तो तुम्हारा सिस्टम निकल जाएगा ब्लॉक करने के बाद। ठीक है, सभी बच्चे याद रखना जो भी फालतू कमेंट कर रहे हैं। मरने दो इन बच्चों को। कोमल वर्मा, यस सर। कोमल वर्मा बेटा, आपको अगर नहीं पढ़ना है तो निकल जाओ यहां से, ठीक है। कोई भी बच्चा फालतू कमेंट करता हुआ मुझे दिखा तो बेटा डायरेक्ट यहां पर ब्लॉक होगा, और दोबारा से आप कितनी भी मिन्नतें कर लेना, आपको अनब्लॉक नहीं किया जाएगा। कितनी भी मिन्नतें कर लेना कि सर सॉरी हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। सभी से बोल रहा हूं, जितने भी बच्चे एप्लीकेशन में लाइव हैं, जो भी फालतू कमेंट कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं। फिर बाद में मत कहना कि सर हमको ब्लॉक क्यों किया गया, सर हमारी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, फिर मैं नहीं सुनूंगा बेटा। चलिए, अब ये क्रिया देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर किस टाइप से होएगी। 25 डिग्री सेल्सियस अगर केल्विन में बात करोगे तो 298 केल्विन। ठीक है, सभी को पता होगा कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। सर आप अपनी फैमिली में भी टाइम स्पेंड कर लिया करो दिन भर। नहीं बेटा, सैयद कासिफ अली, पढ़ाना भी ज़रूरी है, ठीक है। बिना पढ़ाए उनका खर्चा पानी कैसे चलेगा ये बताओ, ठीक है। बिना पढ़ाए काम चल जाएगा बेटा? नहीं चलेगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को रखो। E बराबर ई नोट माइनस 2.303, आर था, आर का वैल्यू 8.31, टी कितना है आपका 298 बटे एन, एफ कितना है 96,500, लॉग 10 1/mn प्लस ब्रैकेट लगा देना ये वाला। हमने यहाँ पर सारी वैल्यू लगा दी जो भी हमको दे रखी थी, ठीक है। जो भी वैल्यू दे रखी थी वो मैंने सारी वैल्यू यहाँ पर अप्लाई कर दी है। आप ऊपर वालों का मल्टीपल कर लो। चलो मैं मल्टीपल कर दे रहा हूँ भाई, थोड़ा सा मेरे को फोन यूज करना पड़ेगा, नहीं तो टाइम चला जाएगा ज़्यादा। चलिए भाई, तो क्या क्या दे रखा है, 2.303 इंटू, अब ये मत कहना सर आप मोबाइल से क्यों कर रहे हो भाई, टाइम लगेगा, मेरे को इतना टाइम नहीं है, इंटू 298। तो ये निकल के आया ई नॉट माइनस 5703 अपॉन एन इंटू 96,500 लॉग 10 1/mn प्लस। अब क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू से आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइडेड बाई 96,500, तो ये निकल के आया आपका ए नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 1/mn प्लस। तो कुछ इस टाइप से भी नंसर्ड इक्वेशन को लिखा जा सकता है, सभी बच्चे याद रखना। तो जो मैंने ऊपर बताई है वो भी हमारी नंसर्ड इक्वेशन है, और ये जो निकल के आया है ये भी हमारा नंसर्ड इक्वेशन ही है, ठीक है। दोनों को देख लो, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। इस वाली में सारी वैल्यू को, जो भी मैंने नीचे लिखा है ना, सारी वैल्यू को अप्लाई कर दिए भाई। यहाँ पर आर का मान मैंने कितना लिखा 8.31, टी का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर बात हो रही थी, 298 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर रहे हो तो आपको उसमें 273 जोड़ना पड़ता है, तब जाकर वो केल्विन में चेंज होता है, ठीक है। सार्वत्रिक गैस नेतांक परमताप आपको जितना दे रखा था वो हमने अप्लाई किया। फैराडे नेतांक कितना है 96,500 कूलम, ये हमने अप्लाई किया। सारी वैल्यू लगा दी जो भी हमको दे रखी थी। तो E बराबर ई नॉट माइनस 2.303, आर का मान, टी का मान बटे एफ का मान, लॉग 10 1/mn प्लस आइन, इनका मल्टीपल किया, ये निकल के आया, और जब इस वैल्यू को हमने इतने से डिवाइड किया तो ये निकल के आएगा। ये भी हमारा क्या है, एक नंसर्ड इक्वेशन है।